से पढ़ा जाता है। अब ये जो प्राकृतिक विचारधारा है ये आपका कह सकते हैं कि धीरे धीरे विकास है, यानी कि सबसे प्राचीन विचारधारा है और आज भी बनी हुई है। आज इसका रूप चेंज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं भाई। आज इसका रूप चेंज हुआ है और जो रूप चेंज हुआ है आप लोग पढ़ते हैं नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय। तो नैसर्गिक जो न्याय है ये किस विचारधारा की देन है? नेचुरल, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि विकास के क्रम में वर्तमान समय में इसका रूप कुछ चेंज हुआ है और आपका इस रूप को अब भारत में कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया है, किस कानून में। अब देखिए एप्लीकेशन पूछा जाता है कि भारतीय विधि में प्राकृतिक विचारधारा को संविधान में कहाँ अप्लाई किया गया है, तो सीपीसी में कहाँ है, तो सीआरपीसी में कहाँ है, हिंदू लॉ में कहाँ है, मुस्लिम लॉ में कहाँ है, यहाँ तक पढ़ना है। तो संविधान में नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय शुद्ध रूप से अगर कोई एक अनुच्छेद पूछे तो किस अनुच्छेद में समाहित है? 14। यानी कि प्राकृतिक न्याय किस में समाहित है, किस अनुच्छेद में? 14। ये डिटेल में हम बताएंगे भाई, अभी भूमिका चल रही है। अब फिर आप आगे बढ़ाइए भाई, दूसरे अंधे पर आइए, एक अंधा निपट गया। दूसरे अंधे से ये कहा गया कि तुम हाथी का स्पर्श करो और हाथी क्या क्या बताओ? स्पर्श। तो दूसरे अंधे ने हाथी के किसको स्पर्श किया? पूंछ को, और ये बताया कि हाथी का स्वरूप कैसा होता है? झाड़ू जैसा। उसी प्रकार विद्वानों का जो दूसरा वर्ग है वह वर्ग जो है वह आपका कह सकते हैं कि केवल और केवल प्रचलन, प्रथा या रूढ़ को मान्यता देता है। तो दूसरा वर्ग चला जाए आपका और दूसरा वर्ग देखा जाए। देखिए भाई एक कंसेप्ट बनाना है पहले। अब आप लोग बताइए प्राकृतिक विचारधारा किस पर आधारित थी? वास्तविकता पर की कल्पना पर? चलिए अब रखते रहिए भाई। कल्पना ज्यादा दिन ढकोसला चलता है कि नहीं बताइए तो भाई। अगर आप 52 बीघा पुदीना ही बोया जाता है हमारे गांव में, तो क्या ये ढकोसला ज्यादा दिन चल पाएगा कि वास्तविकता खुल जाती है? खुल ही जाती है। तो उसी प्रकार बस एकदम कानून पर मत कीजिए। उदाहरण से पढ़ेंगे तो आपका सबसे अच्छा माना जाता है और फिर सबको सलाह दी जाती है। और एक सलाह मानिए आप कि भाई आपका बोझ बनाकर हेलो 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 है ना आवाज? हेलो ठीक है। आपका सबको सलाह दी जाती है भाई लाभ को बोझ बनाकर न पढ़े। मैं फिर बता दूं, आप एकदम इजी वे में पढ़िए और जब भी लाभ हो, चाहे जो स्टूडेंट्स कोई पढ़िए तो थोड़ा व्यवहार में देख कर पढ़िए। और जब आप व्यवहार में देख कर पढ़ते हैं या कुछ उदाहरण आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो वह जो व्यवहारिक बातें हैं आपका कभी भूलती नहीं है जीवन। और ये जो उदाहरण आज मैं हाथी वाला बता रहा हूँ, भले लोग एडमिशन न ले उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं बता आपका इतना भीड़ रहते हैं कि खुद मैं परेशान हूँ कि बहस कि कहाँ क्या किया जाए। तो भाई चाहे कोई पढ़े भविष्य में न पढ़े, लेकिन एक सलाह माने आपका कि जब भी ला पढ़िए तो बोझ बनाकर न पढ़िए, उसको अपना
इंजॉय करके पढ़िए और व्यवहार में लाइए, व्यवहार में लाकर पढ़िए। जैसे कि हम भी क्या किए हैं, एक व्यवहारिक उदाहरण देकर और इसी पर हम क्या कर रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस को बता रहे हैं। तो अब आइए प्राकृतिक विचारधारा कल्पना पर आधारित। अब कल्पना यानी कि फिक्शन पर, ये भगवान वो भगवान, ये भगवान ने कानून बनाया। तो अब ये है कि भगवान रोज रोज की समस्याओं को तो समझा नहीं सकता, और समाज में आपका ये केवल कहना कि भगवान ने कानून बनाया है, आप पालन करिए, अब धीरे धीरे लोगों की समस्याएं बढ़ने लगी और लोग समझदार होने लगे। तो समझदार होने लगे लोग, तो लोगों ने ये सोचा कि इस कल्पना को ध्वस्त किया जाए और वास्तविकता में जिया जाए। तो इस कल्पना के विरुद्ध, यानी कि इस प्राकृतिक धारा के विचार के विरोध में विश्व में आपका दो विचारधाराएं पैरल शुरू हुई। यानी कि प्राकृतिक विचारधारा का विरोध किया जाने लगा, और विरोध स्वरूप आपका कह सकते हैं कि दो विचारधाराएं या दो विद्वानों का वर्ग विश्व में एक साथ उत्पन्न हुआ। जो पहले विद्वानों का वर्ग था उसे कहा गया हिस्टोरिकल स्कूल, यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा कहा गया। और दूसरा जो विद्वानों का वर्ग था जो नेचुरल स्कूल का विरोध किया, उसे एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल का मतलब ये हुआ कि विश्लेषणात्मक स्कूल, विश्लेषणात्मक या आज्ञापक कहा जाता है, एनालिटिकल स्कूल। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपका यूपीजे में बना है। यूपीजे में यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बना है, थोड़ा अच्छे से इसको देखिए। देखिए, प्राकृतिक विचारधारा के विरोध स्वरूप आपका विश्व में दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई, यानी कि दो प्रकार के विद्वान अस्तित्व में आए। एक प्रकार के जो विद्वान थे उनको, उनके ग्रुप को कहा गया हिस्टोरिकल स्कूल, यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा। और दूसरे पर विद्वान जो थे, जो ग्रुप था, उनको कहा गया एनालिटिकल स्कूल या विश्लेषणात्मक विचारधारा। ये रटे रहिए। इसका अब आगे यहाँ जो मॉडल बनता है, मॉडल भी हमें चलते रहना है। मॉडल ये बनता है कि इन दो विचारधाराओं में समानता पाई जाती है। विचारों में समानता नहीं, लेकिन कुछ समानता है। और बताइए तो कौन सी दो विचारधाराएं हैं जिसमें कि एक समानता पाई जाती है? तो चार स्कूल का नाम दिया था ऑप्शन का। तो कौन विचारधाराएं हैं जिसमें समानता पाई जाती है? ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। विचारों में नहीं, लेकिन एक समानता है। कौन सी समानता? कि ये दोनों स्कूल या ये जो दो प्रकार के विद्वान विश्व में उत्पन्न हुए, ये दोनों प्रकार के विद्वान या ये दो विचारधाराएं किसके विरोध में उत्पन्न हुई, या किसके अगेंस्ट उत्पन्न हुए, या किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुए? तो किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुए? आपका प्राकृतिक। तो फिर क्वेश्चन याद रखिए, मॉडल में 5वां क्वेश्चन चल रहा है कि इन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है। तो क्या क्या मार्क कराएंगे? हिस्टोरिकल और दूसरा एनालिटिकल। फिर पूछ सकता है कि क्या इसमें समानता है, इक्विटी क्या है? तो आपका जवाब ये रहेगा, ये दोनों विचारधाराएं किसके विरोध में उत्पन्न हुई? प्राकृतिक विचारधारा। और प्राकृतिक विचारधारा किस पर आधारित थी? कल्पना। आगे बढ़ा जब भाई, अब आपका इसको व्यवहारिक में जोड़िए।
व्यवहार में आपको ये जोड़ना है, जैसे कि आपका हमारे बुआ और बबुआ है। बुआ बबुआ जान रहे हैं ना। हमारे बुआ यानी कि मायावती जी हैं और बबुआ यानी कि अखिलेश यादव जी हैं। तो इन दोनों पार्टियों का उदय, देखिए फिर एक बात समझिए, ये जो दोनों पार्टियां हैं इनके विचारों में समानता नहीं, लेकिन एक समानता है और समानता ये है कि इन दोनों पार्टियों का उदय या वर्तमान में ये दोनों पार्टियां भाजपा के विरोध स्वरूप ही उत्पन्न हुई। अर्थात विचारों में कोई समानता नहीं है, लेकिन बस भाजपा का क्या करना है, विरोध। इसलिए इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व है, लेकिन विचारों में कोई कह सकते हैं तालमेल, और इसीलिए गठबंधन लठबंधन में बदल गया और देख ही रहे हैं टूट भी गया। किसमें बदल गया? अब लाठी नहीं चली, लेकिन लठबंधन ही तो कहा जाएगा, और क्या। फिर एक बार देखिए इस कॉन्सेप्ट को, फिर प्राकृतिक विचारधारा जैसे मोदी जी और ऐतिहासिक को हमारा बुआ और बबुआ कौन है? विश्लेषणात्मक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक विचारधारा पहले जन्म ली, ये कल्पना पर आधारित थी। इस कल्पना का विरोध हुआ, मोदी जी का विरोध हुआ और दो पैरल आपकी पार्टियां उत्पन्न हो गई, एक बुआ की पार्टी और दूसरा किसकी? तो सेम आपका यही कानून में विरोधी थी, और क्या कानून है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए हमारे यहाँ भीड़ रहती है, जगह नहीं रहती। यह आपका एकदम आसान भाषा में समझिए, उदाहरण दिमाग में बैठाते रहिए। तो जूरिस्प्रूडेंस जो हवा लोग बनाते हैं, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एकदम आसान हो जाएगा। अभी तो भूमिका चल रही है, जब पढ़ाया जाएगा तो आपको लगेगा, ये लगेगा 2-4 लेक्चर बाद कि इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं। अब ये है कि उसको आपका काम बने, ये नहीं कि बोझ बना लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आराम से पढ़िए करके। अब ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ? अगला ये का क्वेश्चन, तो ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म जर्मनी में। ये अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। फिर एक बार डिवीजन करिए, प्राकृतिक विचारधारा कहाँ जन्म ली? अभी बता गया, यूनान। यानी कि आपका क्वेश्चन याद रखिए, प्राकृतिक विचारधारा कहाँ जन्म ली? ऐतिहासिक कहाँ ली? जन्म। ऐतिहासिक विचारधारा के जन्मदाता या इसके जन्मदाता सैवनी को माना जाता है। रुडोल्फ नहीं, ये सैवनी आपका देखिए, सैवनी को माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन भी बना है कि हिस्टोरिकल स्कूल का जन्मदाता कौन है? तो ये सैवनी है। आगे बताया जाएगा। अभी तो भाई आपका फिर एक बार बता दिया जाए, अभी केवल भूमिका चल रही है, 5 स्कूलों को आज बताना है और उदाहरण दे बताना है। देखिए ऐतिहासिक विचारधारा का थीम क्या है या सैवनी ने क्या कहा? ये क्वेश्चन आपका पिछली बार दिया था। विधि इतिहास की उपज है। इसका मतलब ये हुआ कि कानून इतिहास की उपज है। विधि बनाई नहीं जाती, न तुम आपका संप्रभु बनाता है, न भगवान बनाता है। विधि का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि विधि पाई जाती है। तो पिछली बार भी बना था। इस विचारधारा का ध्येय वाक्य है कि विधि बनाई नहीं जाती, बल्कि समाज में पाई जाती है। तो ये गलत न हो। इस विचारधारा का ध्येय वाक्य है ऐतिहासिक या हिस्टोरिक। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर विधि जब समाज में पाई जाती है तो समाज में किस रूप में पाई जाती है? तो जो ये विद्वान हैं, जो विधि को इतिहास की उपज कहते हैं, ये बताते हैं कि विधि समाज में पाई जाती है और ये
फैशन के रूप में पाई जाती है। फैशन नाम सुने कि नहीं कभी? देखिए नहीं सुने तो भाई इसीलिए आ जाए। फैशन माने चलन, चलन मतलब प्रचलन। तीन शब्द को पकड़ना है। प्रचलन यानी कि फैशन, दूसरा आपका प्रथा यानी कि आपका कस्टम, कस्टम कहा जाता है, और तीसरा रूढ़ि, रूढ़ि का मतलब हुआ यूजेज, यूजेज इंग्लिश में कहते हैं। प्रचलन, प्रथा, रूढ़ि, फैशन, कस्टम और यूजेज। इसको उर्दू में पूछा गया था एक बार। उर्फ कहा जाता है, उर्फ। भाई फिर एक बार याद रखिए, रूढ़ या प्रथा को क्या कहा, ये राजस्थान में पूछा गया था, बिहार में एक बार। ये रूढ़ प्रथा को उर्फ किसे कहा जाता है? तो दिया था कि विधायन या लेजिस्लेशन को, दूसरा दिया था कि जुडिशियल प्रेसिडेंट या न्यायिक गुरु निर्णय को, और तीसरा दिया था कस्टम यानी कि प्रथा को। किसको उर्फ भी कहा जाता है? प्रथा या रूढ़। ये नहीं कि ये भी गलत होता है। उर्फ, जैसे कि आप लोग उर्फ लगाते हैं ना, मोदी जी उर्फ, अब आगे क्या बताना है सब लोग जानते हैं ना। दूसरा राहुल गांधी जी उर्फ, उर्फ हम नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई इसके रिकॉर्डेड हो रहा है, वीडियो भी जाएगा, तो हम नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ विवक्षित रूप से दिमाग में क्या ले रही है। देखिए भाई, यानी कि ये जो हिस्टोरिकल स्कूल वाले हैं, ये केवल प्रचलन को, प्रथा को और रूढ़ को ही कानून मानते हैं। और ये कहते हैं, अब ये है क्या, अब एक उदाहरण से देखिए तब कानूनों में इसको पिरोया जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले तीन शब्दों को समझना है। फैशन यानी कि प्रचलन। प्रचलन का मतलब ये हुआ कि समाज में किसी व्यवहार चर्या की प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति का मतलब देखा देखी कार्य करना। आसान भाषा में क्या कहा जाएगा? देखा देखी कार्य करना, यानी कि एक दूसरे को देखकर व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाना। जब ये फैशन कानून नहीं होता, याद रखिए, फैशन कानून नहीं होता। फैशन हो सकता है कि आया और आकर क्या हुआ, चला। जैसे दो फैशन बताया जाए समाज का, जैसे कि आपका कुछ दिनों के लिए फैशन चला था कि गजनी काट बाल लोग कटवाते थे, और बाल कटवाए, लेकिन आज कोई दिखता नहीं है, तो फैशन आया, चलन आया, प्रचलन आया, लेकिन क्या हुआ, चला। फिर एक बार देखिए, आपका कुछ समय ऐसा आया 10-20 साल तक कि लोग पूरा आपका माने पैंट पहनते थे और पूरा उसका नीचे का मोहरी क्या रहता था, इतना चौड़ा, उसमें कुत्ता भी लेकिन धीरे धीरे ये प्रचलन में क्या हो गया, आज भाई आपका टाइट जींस पहना जाता है। आप देख ही रहे हैं भाई, चाहे हम हो या सभी लोग पहन रहे हैं, यानी कि ये फैशन। इसका मतलब समझिए, दूसरे उदाहरण से बताया जाएगा और सब 2-3 उदाहरण हो। जैसे कि पानी में कुछ बुलबुले निकलते हैं, तो बुलबुले निकले तो पानी के कुछ बुलबुले किनारे तक पहुंच गए और कुछ बुलबुले बीच रास्ते में ही क्या हो गए, समा। तो जो फैशन होता है वह बुलबुला है जो बीच में ही क्या हो गया, समा। अतः फैशन या चलन या प्रचलन को कानून नहीं माना जाए। याद रखिए, चलन को कानून नहीं, फैशन। अब यही चलन अगर लंबे समय तक रहे, यानी कि 50 साल, 100 साल, 200 साल तक क्या हो, समाज में चलता रहे, तो इसी प्रचलन को, इसी फैशन को नाम बदल जाएगा और समय के आधार पर हम क्या कहेंगे, कस्टम, यानी कि प्रथा। और यही प्रथा अगर स्मरणातीत हो, स्मरणातीत का मतलब कि किसी को ज्ञान नहीं है ये कब से प्रचलन आ रहा है।
तो इसको हम क्या कहेंगे? रूढ़। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन देखिए, प्रथा और रूढ़ि में क्या अंतर है? अब पहले देखिए भाई इसको, तब इंटरव्यू। प्रथा और रूढ़ि कानून है, बस ये याद रखिए, प्रथा और रूढ़ि कानून है, और इस प्रथा रूढ़ि को लगभग हर एक कानून में मान्यता दी गई, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, टीपीए हो, भागीदारी हो, माल विक्रय हो, या आपका मैंने कह सकते हैं कि हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, तमाम प्रथाएं आज भी जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो प्रथा और रूढ़ि होती हैं उसे लॉ का दर्जा दिया गया है। तो प्रथा और रूढ़ि को विधि मानने वाले विधि शास्त्रियों का वर्ग क्या कहलाया? ऐतिहासिक कहलाया, हिस्टोरिकल कहलाया। अब प्रथा और रूढ़ि को आपका देखिए भारत में कैसे, भारत में नहीं, पहले उदाहरण बता दिया जाए तब आपका कानून में थोड़ा कैसे सेट किया जाए। देखिए आपका एक दो नियम देखा जाए, एक दो उदाहरण, बुलबुले का तो उदाहरण आपका ऐसे ही था। मान लीजिए दो उदाहरण हम बता रहे हैं और वही दो उदाहरण दिमाग में, इसको बता दीजिए पहले तब उदाहरण देखा जाए, इसको पहले समाप्त कर दिया जाए तीनों शब्दों को। अब यहाँ आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि प्रथा और रूल यानी कि कस्टम और यूजेज में आपका क्या अंतर है, ये अंतर पूछा गया, गलत ना हो। तो प्रथा और रूढ़ि दोनों लाए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दोनों में बस एक अंतर है कि जो रूढ़ि होती है वह स्मरणातीत होती है, यानी किसी को पता नहीं रहता कि ये कब से चला आ रहा है परंपरा, लोग कहते हैं ना परंपरा आ रही, तो कब से ये लीक पर गाड़ी चल रही है, कब से ये परंपरा काम कर रही है, ये किसी को पता नहीं हो। जबकि प्रथा स्मरणातीत नहीं होती, अर्थात प्रथा का ज्ञान होता है कि किस शताब्दी से चल रही है, लेकिन रूढ़ि के बारे में कोई बता नहीं सकती। तो एक रूढ़ि का उदाहरण देखा जाए, सटीक उदाहरण भाई हिंदू लॉ से हम उठाते हैं। देखिए भाई आपका हिंदू लॉ से पहले उदाहरण उठाया जाए इस पर। देखिए आपका हिंदू लॉ से उदाहरण उठाते भाई, हिंदू लॉ में आपका 7 स्टेप या सप्तपदी, यहाँ सब ये आपका 7 स्टेप को समझिए, या सप्तपदी पर उदाहरण हम देते हैं। देखिए ये पुरुष है और भी स्त्री है, दोनों हिंदू धर्म के अनुसार विवाह करना चाहते हैं। तो अगर कस्टम या यूजेज के अनुसार वह विवाह कर रहे हैं और उस कस्टम में 7 स्टेप या सप्तपदी या 7 फेरे का नियम है, तो जब तक कि 7वां फेरा पूर्ण न हो जाए विवाह पूर्ण नहीं माना। और गाना भी बना है, जब तक पूरे न हुए रे साथ, भाई गाना ही बना है। अब उसके आगे हमारे बस बात नहीं, हमारी भी एक सीमा है पढ़ाने की बताने की, और मैं भी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। अब आप भाई मन में ही रखिए कि उसके बाद क्या है वो तो सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं जानते। कुछ लोग कुछ अंतर्मन से भी जाना जाता है, हर एक चीज बताई नहीं जा सकती, यानी कि कुछ विवाचित भी होता है। आगे देखिए आपका इसी पर उदाहरण देखा है, 7 स्टेप इसको कहते हैं। अब इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन बना है कि सप्तपदी मतलब क्या, 7 फेरे कि 7वां फेरा, ये क्वेश्चन बना है, बताइए तो आप 7 फेरे कि 7वां। हाँ, ये प्रथम फेरे को फर्स्ट स्टेप यानी आपका कह सकते हैं कि प्रथम पदी है, द्वितीय फेरे को द्वितीय पदी, ऐसे बढ़ते रहिए, और 7वें फेरे को ही 7 स्टेप कहा जाता है। ये ना पदी 7
सेवन स्टेप या सप्तपदी का मतलब केवल 7वां फेरा। और आपका कल इसीलिए यही बताया जा रहा था कि ए ने बी के साथ विवाह किया और प्रथा के अनुसार कर रहा है, और उसमें जो संस्कार या सेरेमनी है 7 स्टेप की है। तो और स्टेप फेरे पूरा किया और बी से कहा कि हमारा तुम्हारा विवाह क्या हो गया, ये अपराध है। और आपका 496 IPC के तहत यह क्या है, अपराध। लेकिन फिर बैठो ये भाई उदाहरण सटीक देखा जाए। अब ये आया कि कोई ये प्रथा है, कहीं कानून नहीं है, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो पवित्र अग्नि के समक्ष मंत्र का उच्चारण होते हुए आपका कोई पुरुष और स्त्री पहली बार इस प्रथा या प्रचलन का यूज करते हुए अपना विवाह किया होगा। तो क्या कोई बता सकता है कि सबसे पहले इसके ये मैंने विवाह हुआ 7 स्टेप तो किसका हुआ? नहीं, हम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि किसका विवाह हुआ। तो जब नहीं जानते और अनंत काल से क्या हो रही है ये प्रथा आ रही है, तो प्रथा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? रूढ़। तो सबसे प्राचीन कौन होते हैं बताइए? रूढ़। और सबसे नवीन प्रचलन। कौन विधि नहीं मानी जाती? प्रचलन। और कौन कानून है? प्रथा तथा। अब आइए आगे बढ़ा जाए। पहली बार किसी ने इस तरीके से विवाह किया होगा, ये निश्चित है विवाह किया होगा। और आप जैसे उस समय भी लोग होंगे जो 2-4 लोग बराती और आपका जमाती होंगे, यानी कि बारात गए होंगे देखने, और पहली बार देखे होंगे कि पवित्र अग्नि के समय 7 फेरे मंत्र का उच्चारण हो रहा था और 7 फेरा लिया। तो जैसे रायता फैलता है ना समाज में, यानी कि थाली में, वैसे ही जो बाराती थे जिस गांव से आए होंगे उस गांव में जाकर और ये बात क्या किए बताए, तो अन्य गांवों के लोग भी इसका पालन करने लगे। फिर वो लोग कहाँ और कहीं गए बताए, और धीरे धीरे पूरे भारत में ये रायता या ये प्रचलन क्या हो गया। अब ये प्रचलन जब 200-300 कोई समय नहीं है, 400 वर्ष पुराना हो गया, तो ये कस्टम या प्रथा बन गई। और किसी व्यक्ति को मालूम ही अब नहीं है कि ये 7 स्टेप कब से चल रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रूढ़। इसको क्या कहते हैं? रूढ़ हो गई। तो यानी कि इसका मतलब कि जिस प्रकार शराब जितनी पुरानी होती है उसमें नशा और उतना ही क्या होता है, ज्यादा की कम। उसी प्रकार प्रचलन जितना पुराना होगा समाज में वह अपनी क्या रखेगा, ज्यादा ताकत। शराब से तुलना कर सकते हैं आप, जितना पुराना होगा उतनी ही ताकत उसमें होगी। ये भी आइए 7 स्टेप को अब आगे बढ़ाइए, देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये समस्या है कि क्या ये कानून भगवान ने बना दिया कि आपका मानव ने निर्मित किया कानून, कि भाई समाज ने बना दिया? तो ये कानून भगवान ने नहीं बनाया, और हम आपका संप्रभु या संसद ने भी नहीं बनाया, बल्कि किसने बनाया? समाज ने। अर्थात ऐतिहासिक विचारधारा ये बताती है कि लोगों द्वारा किसी विषय के बारे में जो कंडक्ट दिखाया जाता है, आचरण दिखाया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? कानून। और कानून बनाया नहीं जाता बल्कि समाज में पाया जाता है, तो लोगों के हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, खान पान के आधार पर कानून बन जाता है। जैसे एक उदाहरण हमने किसका बताया? 7 स्टेप। तो विधि पाई जाती है इस विचारधारा के अनुसार की बनाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? विधि का निर्माण कौन करता है? समाज। अब आइए
अगर समाज द्वारा बनाए गए इन कानूनों का कोई समाज का व्यक्ति उल्लंघन करता है तो आपका दंड कौन देगा, अर्थात इसका मतलब सेंशन या अनुशासनी कौन देगा। इसका मतलब फिर समझिए, सामाजिक नियमों को अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है तो आपका दंड कौन देता है, समाज, यानी कि सरकार नहीं। सामाजिक नियमों को तोड़ने पर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार प्राकृतिक चाहिए। प्राकृतिक विधि का लोग पालन क्यों करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है, डर रहता है, भय रहता है, किसका, भगवान। तो आपका प्रथा और रूढ़ि का पालन लोग क्यों करते हैं, किसका डर है, किसका भय है, किसका प्रेशर है। हाँ, बस यही याद रखिए, सही बता रहे हैं भाई। क्वेश्चन यही पकड़ना है आपको कि ऐतिहासिक विचारधारा यानी वाले ये बताते हैं कि लोग जो हैं वह पालन करते हैं प्रथा और रूढ़ का, इस कारण करते हैं कि अगर पालन नहीं करेंगे तो ये समाज हमें क्या करेगा, डर हमें आपका शास्ति देगा। यानी कि किसके प्रेशर में करते हैं लोग पालन, समाज। अब एक दो उदाहरण देखिए समाज का पालन कर, समाज का देखिए, सामाजिक नियम देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह कानून मान्यता देता है, लेकिन आज भी समाज के 90% लोग इसे मान्यता नहीं देते। अर्थात इसका मतलब गांव में खाप पंचायत सुने होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और तमाम जगहों पर, दिमाग स्थिर करके समझिए, खाप पंचायत। तो अगर गांव में भी पंचायत होती है, अगर किसी एक बिरादरी का लड़का दूसरे बिरादरी की लड़की से मैरिज कर लेता है तो कानून इसको सपोर्ट भी करता है, संरक्षित भी करता है, और क्या मिलता है, 50-60 हजार रुपया समाज कल्याण विभाग से, अंतरजातीय इंटरकास्ट विभाग से। अब समाज आइए, तो आपका क्या समाज के 90% लोग इसे स्वीकार करते हैं, नहीं, तो दंड कौन देगा, सामाजिक नियम का उल्लंघन किए हैं तो समाज। तो समाज क्या करता है, गांव में पंचायत बुलाता है और पूजा छाट देता है कि जाओ तुम क्या करोगे, पूजा, कोई तुम्हारे यहाँ ना तो पानी पिएगा ना खाना खाएगा। लेकिन मैं बता दूं, समाज आपका जो सबल है उसको सिर पर उठाता है और जो निर्बल या दुर्बल है उसी को पूजा छाटता है। यानी कि बड़े बड़े लोग अगर अंतरधार्मिक अंतरजातीय विवाह कर ले तो समाज वही करेगा, और आम आदमी कर ले तो देखिए गांव में कितना हंगामा मच जाए। इसका मतलब एक लाइन मतलब बताने का ये लाइन कि ऐतिहासिक विचारधारा जो है ये प्रथा और रूढ़ि को ही कानून मानती है, और ये कहती है कि न तो भगवान कानून बनाता है न सावरेन या संप्रभु, और अगर आपका समाज द्वारा बनाए गए विधि का लोग पालन नहीं करेंगे तो समाज इनको क्या करेगा, दंडित। यानी कि प्रेशर किसका रहता है कि सामाजिक बंधनों को माना जाए, समाज। तो अब आइए अगला देखा जाए। चूंकि प्राकृतिक विचारधारा के विरोध स्वरूप एक तो जर्मनी में विकास हुआ किसका, ऐतिहासिक का, और दूसरा आपका इंग्लैंड में हुआ विश्लेषणात्मक का। तो अब हमें देखना है एनालिटिकल थ्योरी। भाई 15 मिनट रेस्ट ले लीजिए, तब आपका जो स्टूडेंसी चलेगा आपका अभी 15 मिनट ब्रेक रहेगा, सोमवार से शेड्यूल सही होगा। अभी आपका पांचों, कम से कम पांचों अंधों पर पांचों कहानियां दिमाग में क्या करना है। अभी तीसरा अंधा चलेगा तो 3, अभी तीसरा चौथा पांचवा, अभी 3 अंधे बजे हुए, अभी 2 ही अंधे निकले। तो 15 मिनट बाद है आपका अभी जो चलेगा, और जो आपका स्पेशल बैच चलेगा 11 बजे से चलेगा। ये बता दिया जो अभी आपका
9:50 हो रहा है, तो आप 10:05 तक आ जाए, ताकि आधा घंटा में और इसको घूम क्या किया जाए। 15 मिनट ब्रेक जाएगा।